Hello and welcome all of you. You are watching K-Commerce Academy with me Kunal Singhal. From Business Studies class 12th in the chapter of directing, we were studying in the topic of motivation. And we studied the difference between motive, motivator and motivation. And finally we reached to a conclusion that is motivation is a process. Now how motivation can be achieved? Motivation can be achieved through incentives which can also be called as motivator. Okay, मोटिवेशन कैसे पर्सन को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? कोई मोटिवेटर देके। अब वो मोटिवेटर या इंसेंटिव क्या हो सकता है? वो फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक इंक्रीमेंट इन सैलरी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव लाइक presenting a certificate or any shield, trophy, etc. Okay, so this is our today's topic to understand in detail the two kinds of incentives or the two categories of incentives. There can be financial incentives which can act as the motivator. There can be non financial incentives that can act as the motivator. So let us understand what do we mean by financial incentives. Financial or non monetary sorry Financial or monetary incentives refers to incentives or rewards which can be calculated in terms of money. अंडरलाइन किया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जो भी ऐसे बेनिफिट्स हैं, जो भी ऐसे इंसेंटिव्स हैं, जो भी ऐसे मोटिवेटर हैं, जो भी ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मनी में वैल्यू कर सकते हैं, मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में उनको हम मेज़र कर सकते हैं, दैट आर एक्चुअली नोन एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और मॉनेटरी इंसेंटिव्स, and these can serve to motivate people for better performance. Now we have to understand in detail the various kinds or of financial incentives. There can be first and foremost pay and allowance. Obviously this is the most common financial incentive and this motivate a person in the maximum opportunities. किसी भी पर्सन को अगर आप कहेंगे कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाएगी, आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, जो आपकी सैलरी मिलती है उसके साथ आपको ट्रैवलिंग एंड मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, सो ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली मोटिवेट अ पर्सन टू वर्क विलिंगली, टू वर्क इफेक्टिवली, एफिशिएंटली. So this is the first one, that is pay and allowances. Second point we are having, or second kind of financial incentive we are having, is productivity linked wage incentive. अब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव आप रिकॉल कर सकते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक टेक्निक पढ़ी थी, द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट propounded by F.W. Taylor known as peace wage system. So what does peace wage system states? Peace wage system states the person will get the salary, the person will get the emolument, the person will get the remuneration according to the number of units produced by that person. So that is actually represented in this second टाइप ऑफ इंसेंटिव, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. जितना आपका प्रोडक्टिविटी उतनी आपकी वेजेस. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज जो भी एमएनसीज हैं आजकल आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड पैकेजेस होते हैं. बेसिक सैलरी कुछ नहीं होती है, जितना आपने टारगेट अचीव किया उसके अकॉर्डिंगली आपकी उस मंथ की सैलरी बन जाएगी. सो यही होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. फिर देखिए थर्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? बोनस. बोनस का मीनिंग आप सब समझते ही हैं. जब भी हम अपने कोई कंपनी प्रॉफिट में से कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ का, हाई प्रॉफिट्स होने पे अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है इन अदर देन वेजेस एंड सैलरी. जो वेजेस एंड सैलरी उनको देनी है वो तो दे ही रहे हैं, बट अदर देन दैट, अबव दैट पर्टिकुलर अमाउंट, मोस्टली ऑन द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दीपावली एट्सेट्रा, जब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ नोन एज बोनस, एंड दैट ऑब्वियसली मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ अलॉट. देन फोर्थ कम इज़ प्रॉफिट शेयरिंग. आप अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से बता दें कि जो अगर हमारा प्रॉफिट इस साल का 50,000 का हो जाएगा या 1 लाख का हो जाएगा या 10 लाख का हो जाएगा, तो हम आपको अपने प्रॉफिट में से 10% शेयर देंगे. तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय के माइंड में भी आता है
कि यहाँ पे नॉर्मली एम्प्लॉय के माइंड में क्या रहता है, हम कितनी भी मेहनत करें लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन को होना है, बेनिफिट तो ओनर को होना है, हमें तो जो सैलरी मिलनी है उतनी मिलनी है, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हमारी सैलरी पे तो कोई चेंज आना नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एम्प्लॉय को बोलेंगे, जैसे ही आप वर्कर को बोलेंगे कि अगर हाई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक शेयर, कुछ परसेंटेज, 5%, 10%, वॉट एवर इट मे बी, एक परसेंटेज आपको भी मिलेगा। अब एम्प्लॉय के माइंड में क्या रहेगा कि अब मुझे मेहनत से काम करना है। नाउ ही विल गेट मोटिवेटेड टू वर्क एफिशिएंटली, बिकॉज with the efficiency, if the organization will earn higher profit, the employee will also get the higher share. So this is also one of the financial incentive known as profit sharing with the workers and employees. Fifth comes is co-partnership or stock option. This is a very commonly used kind of financial incentive these days. जॉइंट स्टॉक कंपनीज अपने ही कंपनी के कुछ शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और राइट इशू, जिसको हम अकाउंटेंसी में इसका अकाउंटिंग भी हम पढ़ेंगे इसका, बट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, इसको हम एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, ई स्वॉप, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं हम शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन यही शेयर अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हम पहली अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। अब अगेन क्या हुआ, अगर किसी एम्प्लॉय के पास में 10 शेयर्स हैं कंपनी के, तो अब वो एम्प्लॉय ना सिर्फ एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि वो ओनर भी है। यू ऑल नो कि कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो एनी पर्सन हु इज हैविंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ही विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। अगेन व्हाट बेनिफिट ही विल गेट बाय बिकमिंग द ओनर, अगर प्रॉफिट अर्न, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी तो उसको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा तो उसको क्या, वो बेनिफिट हुआ। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द commonly used kind of financial incentives these days, that is co-partnership और stock option, अपने कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को हम दे दें। देन आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन और ग्रेचुइटी और सिमिलर काइंड्स ऑफ जो भी उनके आफ्टर रिटायरमेंट के अगर हम कुछ उनको अरेंजमेंट्स कर देते हैं, क्योंकि ठीक है जब तक वो पर्सन काम कर रहा है तब तक तो आप उसको सैलरी देते रहें, वॉट आफ्टर रिटायरमेंट, व्हाट अबाउट द लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, फिर तो पर्सन की सैलरी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे हम आपकी सैलरी के साथ साथ आपके प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम आपके पेंशन फंड में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो आई विल बी गेटिंग सर्टेन अमाउंट फॉर माई लाइवलीहुड। सो दिस रिटायरमेंट बेनिफिट इज ऑल्सो अ नाइस फाइनेंशियल मोटिवेटर। एंड द सेवेंथ वन इज परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का क्या मीनिंग होता है, परक्यूजिट्स आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज पर्क्स। व्हाट डज पर्क्स और परक्यूजिट्स मीन्स, परक्यूजिट्स मीन्स सम सर्टेन बेनिफिट्स, फ्राइन बेनिफिट्स provided to the employees free of cost, other than their salary, free of cost certain benefits are provided to them, though the company incur certain cost of for those benefits, that is why it falls under financial incentives. What kind of benefits other than salary, like free medical facilities, free educational facilities for their wards, free transport facility to come to the office। so ये सब क्या था भाई, पर्सन को एवरी मंथ का फ्री मेडिकल फैसिलिटी आपने दे दिया, कोई भी फैमिली में कोई बीमार होता है उसको कोई मेडिसिन चाहिए सारी कंपनी बियर करेगी। सो दिस इज अ नाइस पर्क। पर्सन को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सन के बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड कर दिया, पर्सन को घर से ऑफिस तक आने के लिए आपने कन्वेंस ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो ऑल दीज एक्ट एज द मोटिवेटर फॉर द पर्सन। अब पर्सन को ठीक है फाइनेंशियल फॉर्म में कुछ नहीं मिला, लेकिन कंपनी को तो इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है, प्लस अगर ये बेनिफिट कंपनी नहीं देती तो एम्प्लॉय को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है इसके लिए। सो दिस ऑल्सो परक्यूजिट्स एंड पर्क्स ऑल्सो नोन एज फ्राइन बेनिफिट्स फॉल्स अंडर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो टोटल 7 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने पढ़े। क्या क्या, सबसे पहला था आपका पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में सेकंड हो गया प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, पीस वेज सिस्टम मैंने आपको जो पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, उससे मैंने आपको रिकॉल करवाया। देन बोनस, दैट इज़ अदर देन सैलरी, जब हम कुछ एक्स्ट्रा किसी भी अपने एम्प्लॉय को देते हैं, मोस्टली ऑन द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स हम बोनस डिक्लेयर करते हैं। देन प्रॉफिट शेयरिंग, अगर हाई प्रॉफिट्स होंगे तो उस प्रॉफिट का 5%, 10%, वॉट एवर एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने एम्प्लॉयज़ को हम देंगे। को पार्टनरशिप,
या फिर एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, मैंने आपको बताया कि अपनी कंपनी के शेयर्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पीएफ, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड एट्सेट्रा। और लास्ट आता है इसमें सेवन्थ वाला परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स यानी कि certain benefits provided to an employee other than salary, the facilities provided to the employee other than salary free of cost. Let us move with the next part, that is non-financial incentives. What does non-financial incentives means? अच्छा, इससे पहले अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आ रहा है, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अपने कॉपी में नोट डाउन करें, जिससे एग्जामिनेशन में आपके लिए नोट्स फॉर्म करेंगे। चलिए, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स रिफर्स टू incentives or rewards which cannot be measured in terms of money, which cannot be measured in terms of money, underline किया हुआ है, but still serve to motivate people for better performance. अब क्या है इसमें ऐसा जो कि मनी टर्म में नहीं, मनी को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मनी में मेज़र नहीं कर सकते, फिर भी एज अ मोटिवेटर वर्क कर रहा है ये एम्प्लॉयज़ के लिए? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है स्टेटस। व्हाट डज स्टेटस मीन? स्टेटस रिफर्स टू रैंकिंग ऑफ पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन एंड प्रेस्टीज associated with a job in the organization. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके का एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई को आप एक सर्टन सैलरी देते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, वॉट एवर इट मे बी। अब आप उसको बोलते हैं कि अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो इस महीने के एंड होने पर मैं आपको यू कैन से ब्रांच मैनेजर से जनरल मैनेजर बना दूंगा। हाउएवर आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए, बात आपने क्या कहा, मैं आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सैलरी आपको एज इट इज़ जो मिल रही थी वही मिलेगी, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, जॉब पोजीशन, जो आपका पोस्ट है, वो ब्रांच मैनेजर से जनरल मैनेजर का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पर्सन के माइंड में क्या आएगा, ठीक है सैलरी तो जो मिल रही थी उससे वो तो मिल रही है, लेकिन साथ में स्टेटस तो इंक्रीज़ हुआ। मैं अब ब्रांच मैनेजर से जनरल मैनेजर पे जा रहा हूँ, यानी मुझे प्रमोशन मिल रहा है, तो माय स्टेटस हैव बीन इंक्रीजिंग, माय recognition in the colleagues will increase, my prestige in the society will increase, enhance. तो ये होता है स्टेटस, प्रोवाइडिंग हायर स्टेटस टू द एम्प्लॉय। तो सैलरी में चेंज आता तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिना सैलरी में चेंज किए पर्सन की जॉब पोजीशन को आपने इंक्रीज कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया आपको स्टेटस। इट एक्ट्स एज अ नाइस मोटिवेटर। सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है? क्या हारमोनियस रिलेशनशिप्स हैं या फिर वहाँ पे डिस्ट्रस्ट है? क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं या रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? क्या अपने अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव का प्रिंसिपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करते हैं? अब इनिशिएटिव का प्रिंसिपल मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पढ़ाया था। कमेंट में आप बताइए लिख के, शॉर्ट ऑफ 1 सेंटेंस में, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन? तो क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं या आप कि अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी रिकग्नाइज़ नहीं करते? तो ये चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हारमोनियस है, रिस्पेक्टफुल है, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अप्लाई करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स, such kind of environment and climate will bring a positive develop a positive attitude of the employee. फिर देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में एक आता है आपके पास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ डेवलपमेंटल चांसेस दें, अगेन इट विल हेल्प देम टू बूस्ट अप देयर मोरल। देखें क्या लिखा है, एवरी इंडिविजुअल एस्पायर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हिज लाइफ। ऑब्वियस बात है, हर एम्प्लॉय को अपनी लाइफ में ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। Managers should provide opportunity to employees to improve their skills and be promoted to the higher level jobs. अब इस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा? आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, आप उनको इस नई स्किल्स को लर्न करने में हेल्प कीजिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स अप्लाई कीजिए,
उनमें जब स्किल्स डेवलप हो जाती है तो आप उनको प्रमोशन दीजिए, तो उनको हायर लेवल जॉब्स पे प्रमोट करें। तो ऑल दीज एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉयज़ बिकॉज इट हेल्प्स देम फॉर देयर करियर एडवांसमेंट। फिर आता है फोर्थ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न्ड विद designing jobs that include greater variety of work content, require higher level of knowledge and skill। जो भी पर्टिकुलर पोस्ट पे जिस पे वो वर्क कर रहा है पर्सन, उस पे एक ही काम करते करते कभी कभी पर्सन के माइंड में बोरियत सा आ जाता है, पर्सन को लगने लगता है कि यार सेम एक ही काम करते हैं। अगर आप उसके वर्क में आप उसकी उसी पोस्ट पे थोड़ा सा वैरायटी ऑफ वर्क दे दें, उसके कुछ इनोवेटिव काइंड ऑफ वर्क उसको देते रहें, टाइमली आप उसको जॉब रोटेशन एक हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन हमने पढ़ा था। सो दिस जॉब रोटेशन ऑल्सो हेल्प्स एज वन ऑफ द मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉयज़। जॉब इनरिचमेंट में आता है आपका जॉब रोटेशन, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल डे प्रोग्राम हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गेट टुगेदर हो, वहाँ पे अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं, रिकग्नाइज से मीन्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम शील्ड्स, ट्रॉफीज़, सर्टिफिकेट्स देते हैं। सो दैट विल ऑल्सो एक्ट एज द मोटिवेटर। अच्छा, अब ये माइंड में एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कब वर्क करते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कब वर्क करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वर्क एज अ बेटर एंड अ ग्रेटर मोटिवेटर। और अगर हम बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर प्लेटफॉर्म एरिया की, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड प्लेटफॉर्म एरिया पर जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो बेटर वर्क करेंगे। कैसे? आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक तो है जनरल मैनेजर और दूसरा है वर्कर। अगर दोनों को जनरल मैनेजर को आप कहेंगे कि अच्छा काम किया आपने, हम आपको 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देते हैं, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ऑलरेडी सैलरी इतनी होती है जनरल मैनेजर की कि उसको 500 रुपीज़ पर मंथ के इंक्रीमेंट से कोई मोटिवेशन नहीं होगा। उसी की जगह अगर आप उस जनरल मैनेजर को बोलते हैं कि को अपने एनुअल डे प्रोग्राम पे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, दैट द जनरल मैनेजर हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ द मंथ और टारगेट ऑफ द ईयर एंड ही हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड विद द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इन द होल ऑफ द स्टाफ, दिस विल एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर दैट जनरल मैनेजर। वो सर्टिफिकेट को फ्रेम करके अपने घर पे भी लगा सकता है, अपने ऑफिस में भी लगा सकता है। दिस विल एक्ट एज अ मोटिवेटर। भले उस सर्टिफिकेट की कॉस्ट 50 रुपये हो, आप उसकी जगह 500 रुपये देते तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन आपने 50 रुपये का सर्टिफिकेट दिया तो उसको मोटिवेशन फील होगा। और उसी की जगह पे आप आ जाइए वर्कर के ऊपर, सुपरवाइज़र या वर्कर, आप उसको वो सर्टिफिकेट दें तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, वो उसको घर पे ले जाके अपने संदूक में बंद करके रख देगा, उसके लिए इतना वैल्यूबल नहीं रखता। उसी की जगह अगर आप उसको 500 रुपीज़ का मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं, 500 रुपये का इंक्रीमेंट देते हैं सैलरी में, दैट विल एक्ट एज अ बेटर मोटिवेटर फॉर दैट पर्सन, बिकॉज वो वर्कर है, उसकी सैलरी कम है, उसके लिए 500 रुपये हर महीने बढ़ जाना उसके लिए बहुत मायने रखता है। जबकि वो एक सर्टिफिकेट अगर आप उसको अप्रिसिएशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, दैट विल जस्ट उसके लिए कागज़ का टुकड़ा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो वेदर एन financial incentive should be provided to an employee or the non-financial incentive should be provided to an employee, it depends upon the job position on which he is working। Obviously जो पर्सन का जो नेचर है या पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है, पर्सन का एटीट्यूड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट एस्पिरेशंस, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम में यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी, शील्ड्स वगैरह दे के अप्रिशिएट करें पूरे स्टाफ के सामने, सो इट विल बूस्ट अप देयर मोरल। फिर आता है आपके पास में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मीनिंग होता है कि पर्सन के माइंड में किसी तरह की कोई टेंशन ना हो रिगार्डिंग लूजिंग द जॉब। पर्सन को पता है कि मैं इस जॉब पे अपॉइंट हो गया हूँ, अब मैं पूरी तरह से फुल बिलोंगिंगनेस के साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस जॉब से निकाला नहीं जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी। अगर उसको आप जॉब सिक्योरिटी देंगे, it will boost up the morale of the person, he will work with the free mind without tension in the organization। अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो अगेन he will work in the tension and he will keep on searching for the new another job where he can get the security। तो जॉब सिक्योरिटी
भी एक अच्छा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जहाँ पे आपको अपनी जेब से खर्च कुछ नहीं करना पड़ा ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड है। और वैसे भी जॉब सिक्योरिटी का एक बेनिफिट मिलता है, एक पर्सन ने 2 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एक्सपेक्टेशंस को, उसके गोल्स को, उसके वर्किंग कंडीशंस को अच्छी तरह से समझ चुका है। आगे नेक्स्ट ईयर अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली ही विल वर्क इन अ बेटर मैनर। फिर आता है 7th पॉइंट इन द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन आप अच्छी तरह से रिकॉल कर सकते हैं। इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो आप समझते हैं, लेकिन मेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग process. What does it mean? Initiative. That is asking for suggestions from the employees for the betterment of the organization. This will also boost up their morale of the employees, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को बिलोंगिंगनेस फील होता है कि हमारे ओनर ने या हमारे सुपीरियर ने हमसे डिस्कस किया, तो उनको मोटिवेशन फील होता है। फिर आता है आपके पास एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, टू मेक आर एम्प्लॉयज़ एम्पावर with certain freedom, with certain autonomy. It involves giving more freedom and powers to subordinates. Empowerment makes people feel that their job are important and they contribute positively by using skills and talents in the job performance. तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को टू सर्टेन एक्सटेंट, मैं ऐसा भी नहीं कहता कंप्लीट पूरी तरह से उनको फ्री छोड़ देते फिर तो वो काम ही नहीं करेंगे, बट टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं, टू सर्टेन एक्सटेंट हम उनको ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम देते हैं, जो कि आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं, टर्म हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन मीन? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स providing autonomy to our subordinates to a certain extent to take their decisions. Decentralized, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को एक थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है। सो आई होप आप लोगों को सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो हमने पढ़े वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसका डिस्टिंक्शन दे रखा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हमने क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग स्टेटस टू अ पर्सन, दैट इज़ उसका जो भी जॉब पोजीशन है वहाँ पे उसको थोड़ा सा हायर पोस्ट पे दे देना। देन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, whether we have a harmonious relationship in the organization, do we provide certain autonomy to the employees. then career advancement opportunities, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है, इट इज़ करियर एडवांसमेंट नॉट करियर एडवर्टाइजमेंट, है ना, पीछे मैंने पढ़ाया था आपको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये आप गलत नोट डाउन नहीं करना, इट इज़ नॉट करियर एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ करियर एडवांसमेंट। देन जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट मीन्स उनकी जॉब में उनको आगे प्रमोशन वगैरह के चांसेस हों। देन एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम मीन्स providing trophies, certificate of appreciations to the employees at the get together of the organization. Job security, देयर शुड बी अ जॉब सिक्योरिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशंस, आस्किंग सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर डिसीजन मेकिंग टू द एम्प्लॉयज़। डिसेंट्रलाइजेशन से मैंने उसको कोरिलेट किया। सो आई होप सभी पॉइंट्स, सभी तरह के इंसेंटिव्स आपके माइंड में क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कोई और डाउट बचता है माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट videos of accountancy, business studies and economics from class 12th as soon as I upload those videos. Thank you.